विभिन्नता तथा वंशागति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विभिन्नता और वंशागति का मतलब मैंने आपको समझाया था दोस्तों। जैसे बात करते हैं अगर संतति पीढ़ी, जिसको पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, सॉरी, जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी से कुछ लक्षण दोस्तों अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, वंशागति। और इस अगली पीढ़ी को बोलता हूं मैं F1 जनरेशन। क्या बोलता हूं, F1 जनरेशन। आई बात समझ में? लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जनक पीढ़ी और F1 पीढ़ी बिल्कुल सेम होगी क्या? नहीं होगी, कुछ फर्क होगा। और अगर फर्क है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विभिन्नता। तो बात सुनना दोस्तों, वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि जो ये अनुवांशिकी, इसके जनक कौन है, आधुनिक जनक कौन है, सर्वप्रथम नाम किसने प्रयोग किया, बैटसन ने। आई बात समझ में? ठीक है ना? चलो, कितनी बात सही है ना? फिर मैंने आपको वंशागति के बारे में बताया और बहुत सारी मैंने बातें करी, है ना दोस्तों। ये जो बात करें मेंडल की, तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 1 जनवरी, 6 जनवरी, 6 जनवरी 1884 के अंदर, है ना? और मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद इसके जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये जो मेंडलवाद है वापस से अध्ययन होता है 3 साइंटिस्ट के द्वारा। नाम बोलना एक बार, एरिक वॉन शेरमोक, ह्यूगो डी वृज, कॉर्ल कोरेंस। और वापस से बताते हैं कि जो मेंडल बता के गया है, ऐसा आज तक किसी ने बताया नहीं है। ये हमारी बातें हुई थी इतनी। आई बात समझ में, है ना? फिर दोस्तों हमने ये भी बात करी थी कि मेंडल की सफलता कारण क्या था। उस टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन मेंडल ही सफल क्यों हुआ? नंबर खास बात बच्चों एक इसकी ये है कि मेंडल ने प्लांट का सही सिलेक्शन किया था, पादप का सही चुनाव किया था। पादप कौन सा था दोस्तों, मटर। कौन सी मटर, उद्यान मटर। वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा इसका, पाइसम सैटाइवम। वापस बोलना, क्या नाम रहेगा? तो पादप का सही चयन करा, एक तो बात। ठीक है, एक समय में एक ही लक्षण की स्टडी करी बस इसने, है ना? तीसरी खास बात, जितने भी इसको डेटा मिले थे उसको इसने ढंग से स्टोर करा, एकत्र करा। और एकत्र करने के बाद उनका क्या किया था इसने, सांख्यिकी विश्लेषण। ये सांख्यिकी विश्लेषण क्या होता है, स्टैटिस्टिक, है ना? माध्यक, माध्यिका, बहुलक, ये सब क्या होते हैं, सांख्यिकी होती है। ठीक है, फिर दोस्तों बात करते हैं मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों करा। एक तो साइज में छोटा होता है, रखना आसान है इसको, है ना? दूसरा पादप ये क्या है दोस्तों, 1 वर्षीय है। 1 वर्ष का मतलब क्या होता है यहाँ, 1 साल के अंदर इसका जीवन काल पूर्ण हो जाता है, इसलिए आप कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हो। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोग थे, वो कितने साल तक किए थे, 7 साल तक। कहां से कहां तक, 1856 से, 63 तक। दूसरी खास बात दोस्तों ये है कि ये जो पादप है कैसा है, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या हो गया कि सर इसमें नर वाला भाग भी मिलेगा और मादा वाला भाग भी मिलेगा, है ना? मैंने आपको बना के बताया था उस दिन फ्लावर, वापस से बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, ये इसके दल पुंज और दल है बच्चों। ठीक है, ये इसका मादा वाला भाग है, बिल्कुल सेंटर में जो है। ठीक है, और ये इसके नर वाला भाग है। क्या नर वाला भाग नर युग्मक बनाएगा, नर युग्मक। आई बात समझ में? और मादा वाला भाग क्या बनाएगा, मादा युग्मक। दोनों के संलयन को अपन क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। अब मेरी बात सुना, यहां से बनेगा नर युग्मक इसके अंदर, है ना? यहां से इसका नर युग्मक बना और नर युग्मक कहाँ चला जाएगा, इसके मादा वाले भाग में चला जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, परागण। क्या बोलते हो, परागण। आई बात समझ में? एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर अगर अगर ये परागण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्व परागण। क्या बोलते हैं, स्व परागण। अगर ये परागण किसी दूसरे प्लांट से आ रहा है तो फिर क्या बोलते हैं इसको, पर परागण। क्या बोलते हैं, पर परागण।
अब मेरी बात सुनना, ये जो मटर का पुष्प है ये द्विलिंगी है, और द्विलिंगी का मतलब ये कि इसमें नर वाला भाग भी यही बन रहा है और मादा वाला भाग भी यही बन रहा है, तो क्या इसको किसी दूसरे के पास अप्रोच करने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ निषेचन कौन सा होगा, या यहाँ परागण कौन सा होगा? केवल स्वपरागण। अगर मेरी इच्छा हुई, अगर मेरी इच्छा हुई कि मेरे को ना परागण कहीं और से लगा डालना है, इसको मेरे को हाइब्रिड बनाना, जानते हो हाइब्रिड बताया था, हाइब्रिड बात समझ आई, हाइब्रिड बताया था मैंने, याद करो आपको। अगर मेरे को हाइब्रिड बनाना है तो क्या करूं मैं? विपुंसन कर दूं। क्या कर दूं मैं? विपुंसन। विपुंसन क्या होता है दोस्तों? अपरिपक्व अवस्था के अंदर नर वाले भाग को हटा देना क्या होता है? विपुंसन। क्या होता है? विपुंसन। विपुंसन को अपने बोलते हैं ई मैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ई मैस्कुलेशन। ये ई का मतलब होता है हटाना, और मैस्कुलेशन से मतलब है नरपन से, मर्दानगी से। मैस्कुलेशन मर्दानगी, आई बात में, नरपन, ठीक है ना? तो विपुंसन आसानी से किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मटर का पादप है इसमें अलग अलग क्या मिलते हैं? विपर्यासी का मतलब क्या होता है? विरोधी, कॉन्ट्रास्ट। आई बात समझ में, है ना? विरोधी का मतलब हरा, पीला, गोल, झुर्रीदार, लंबा, बोना, ऐसे 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण नजर आते हैं। आई बात समझ में, है ना? इसका मतलब ये है कि मेंडल ने मटर के पौधे का सिलेक्शन करने के ये सब कारण देखे, मेन मेन। आई बात समझ में, ये ध्यान में होने चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमने ये विपुंसन वाली तकनीक देखी थी थोड़ी सी, है ना? देख लो, ये फ्लावर है मटर का, ठीक है, और मटर के फ्लावर में मैं कैंची से क्या काट रहा हूँ? नर वाला भाग, और कैंची से नर वाले भाग को काटना है, क्या है? विपुंसन। सर कैंची से काटते हैं? नहीं, जरूरी नहीं कैंची से काटना, आप किससे काट सकते हो। उसके बाद मेरी इच्छा वाला फ्लोर में लाता हूँ, और उसके परागकण में कहाँ डालता हूँ? इसके ऊपर डालता हूँ, और अगली पीढ़ी प्राप्त करता हूँ। कितनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, डन, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। मेंडल ने 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण देखे थे, 7 प्रकार के। एक तो पता होना चाहिए कितने प्रकार के विपर्यासी लक्षण थे, 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण थे, ठीक है ना? अब सुनना दोस्तों, इसमें से कुछ तो कौन से वाले हैं? प्रभावी हैं, और कुछ कौन से वाले हैं? अप्रभावी है। अब मैंने कैसे बताया कि कौन से प्रभावी है और कौन से अप्रभावी है? कैसे बताया मैंने? मैंने कराया संकरण। क्या कराया मैंने? संकरण। उदाहरण की बात लेता हूं, जैसे पादप की ऊंचाई है, तो पादप की ऊंचाई में प्रभावी कौन सा था? लंबा। और अप्रभावी? बोना। मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने लंबा पादप लिया, इसका क्रॉस किससे कराया? बोने पादप से, ठीक है। इसका जब मैंने क्रॉस कराया तो मेरे को युग्मक मिला कैपिटल टी, या मेरे को युग्मक मिला स्मॉल टी। जब मैंने इनका क्रॉस कराया तो मेरे को F1 पीडी में क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इस पादप को जब मैंने उगाया ना तो मेरे को कौन सा पादप प्राप्त हुआ? लंबा। इसका मतलब ये लंबा क्या है दोस्तों? प्रभावी है। और बोना क्या है? अप्रभावी है। आई बात समझ में? ऐसे ही पुष्प के रंग की बात करते हैं, तो पुष्प का रंग में प्रभावी कौन है? बैंगनी। कौन सा रंग है? बैंगनी। बैंगनी को बोलते हैं वॉयलेट, वॉयलेट, ठीक है ना? और व्हाइट अप्रभावी है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पुष्प की स्थिति। एक्सियल और टर्मिनल बताई थी। अगर पुष्प बिल्कुल बीच में है, सेंटर में लग रहा है, बिल्कुल एक्स अक्ष के ऊपर लग रहा है, इसको बोलते हैं एक्सियल। तो एक्सियल तो था दोस्तों प्रभावी, और साइड में लग रहा है तो वो कौन सा था? अप्रभावी, टर्मिनल। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, सुनना जरा। अपरिपक्व फली का रंग कैसा था प्रभावी अवस्था के अंदर? हरा था। कैसा था? हरा। और अप्रभावी के अंदर येलो। सही है, ओके। परिपक्व फली का आकार कैसा था? आकार, साइज? हाँ जी, फुली हुई। अगर फुली हुई है, फ्लैंटेड है ना, इसका मतलब तो प्रभावी है। और अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है मतलब सिकुड़ी हुई है, इसका मतलब कैसा है? अप्रभावी है। बीज का आकार बता दो। गोल। अप्रभावी के अंदर झुर्रीदार। बीज का रंग बता दो। पीला। कैसा? पीला। और अप्रभावी के अंदर हरा। अब बेटा रंग देखो 3 बार आया हुआ है, बीज का रंग, पुष्प का रंग, और अपरिपक्व फली का रंग। अब इसमें मिक्स मत कर देना डेटा को, ठीक है? चलें आगे? क्लियर इतनी बात? चलें आगे, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको याद है क्या हमने वंशागति की परिभाषा देखी थी? याद आपको?
हमने वंशागति की परिभाषा देखी थी, एक बार वापस से देख लेते हैं क्या परिभाषा है वंशागति की। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, देखना एक बार वंशागति की परिभाषा। पढ़ना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है। अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंशागति। कहने की बात ये है, अगर बताया था वही एग्जांपल लेता हूं मैं, किसी की मदर की जो आईज है वो ब्लू है, कैसी है, ब्लू है, और उसका जो बच्चा है उसकी जो आईज है वो भी ब्लू है। इसका मतलब ये ब्लू आईज वाला करेक्टर, ब्लू आईज वाला जो करेक्टर है ये अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो गया ना। इसको मैंने क्या बोला, वंशागति। क्या बोला, वंशागति। अब मेंडल ये बात बता नहीं पाया, मेंडल बोलता इतना था कि भाई एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, लेकिन ये बात वो प्रूव नहीं कर पाया कि होता कैसे है। जब मेंडल से लोग पूछते हैं कि भाई साहब बताओ ऐसा क्या होता है कि एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, तो मेंडल बोलता था कि एक विशेष प्रकार की संरचना है। तो लोग पूछते थे वो संरचना का नाम क्या, तो बोलता था कारक। क्या नाम है, कारक। कारक को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो बोलता है कि एक ऐसा कारक है जिससे जो लक्षण है वो जनक पीढ़ी से कहाँ जाता है, संतति पीढ़ी के अंदर। लेकिन उस कारक को वो प्रूव नहीं कर पाया प्रैक्टिकली, क्योंकि एक कारक कहाँ मिलता है दोस्तों, डीएनए के अंदर। इस कारक को अपन आज के टाइम में बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, जीन बोलते हैं। ये जीन डीएनए के ऊपर मिलती है। और याद करो दोस्तों, जब निषेचन होता है तो निषेचन के अंदर नर युग्मक भी आता है और मादा युग्मक भी आता है। नर युग्मक का निर्माण था शुक्राणु, और शुक्राणु एक क्या है, कोशिका। कोशिका के अंदर होता है केंद्र को, केंद्र में क्या मिलता है, डीएनए। क्या मिलता है दोस्तों, डीएनए। इसका मतलब डीएनए के अंदर क्या मिलता है, जीन। तो मदर से भी डीएनए आ रहा है और फादर से भी डीएनए डीएनए आ रहा है, और डीएनए में क्या है, जीन। और वो जीन ही वो एक कारक है, फैक्टर है, जो एक लक्षण को दूसरे सॉरी एक लक्षण को अगली पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये जीन को बता नहीं पाया, मतलब जीन बता नहीं पाया मेंडल की कहाँ होता है। रीजन ये था कि उस टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, या माइक्रोस्कोप ही नहीं थे उस टाइम, तो इसलिए कोशिका के अंदर देखना बड़ा मुश्किल था। है या नहीं है ना। उसके बाद में 1900 के बाद इलेक्ट्रॉन सॉरी नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप है ना, सूक्ष्मदर्शी है, उसकी डिस्कवरी होती है। बाद में देखना संभव हो गया था। इतनी बात क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात सुना, वापस आता हूं मैं। देखना जीन पे वापस आता हूं। क्या है ये जीन, डीएनए का छोटा टुकड़ा। क्या है, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, जो किसी सजीव में व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष लक्षण का क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण। जैसे आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी ये फिक्स है, कॉम्प्लेन पीने से कुछ नहीं होने वाला, बता रहा हूं मैं। हाँ कोई 1-2 इंच का फर्क पड़ जाएगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, आपकी बॉडी के अंदर डीएनए है दोस्तों बहुत सारा। आई बात समझ में, आपकी बॉडी में क्या है, डीएनए है। और ये जो प्रॉपर्टी है डीएनए के पास है। आई बात समझ में, ये जो प्रॉपर्टी है कि आपका कितना मिक्स हो गया डीएनए। ये लो डीएनए रहा, देखना एक बार, ये डीएनए, ठीक है। डीएनए, डीएनए का एक विशेष टुकड़ा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, जीन। इसको हिंदी के अंदर भी क्या बोलते हैं अपने, जीन ही बोलते हैं। आई बात समझ में। ये विशेष टुकड़ा आगे किस किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। और वो प्रोटीन आगे बनाती है हार्मोन या एंजाइम, जो आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर रासायनिक प्रक्रिया होती है उनका संचालन करता है, उनका संचालन करवाता है। तो आई बात समझ में। इसका मतलब आपकी हाइट कितनी होगी ये किसके ऊपर निर्भर है, जीन के ऊपर। और वो जीन कहाँ से आया है, आपके पूर्वजों से है। जीन कहाँ से है, आपके पूर्वजों से है। इसका मतलब आपकी हाइट कितनी होगी ये किस पे डिपेंड करता है, आपके पूर्वजों पर डिपेंड करता है ना। वो फादर पे डिपेंड कर सकता है, मदर पे, इवन ग्रांड फादर पे, ग्रांड मदर पे, नाना नानी, सब पे डिपेंड करता है ये। क्या इतनी बात क्लियर है क्या। आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, जनक पे, क्योंकि ब्लड ग्रुप वाला भी क्या होता है दोस्तों, जीन होता है। जीन एक विशेष लक्षण को प्रकट करता है। सर लक्षण का मतलब बताया था, लक्षण हाइट हो गया लक्षण,
आंख का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हेयर कैसे हैं ये हो गया, ब्लड ग्रुप कैसा है, ठीक है, स्किन कलर कैसा है, ये सब का सब क्या होता है दोस्तों, जीन, जीन पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? जीन कहाँ मिलता है? डीएनए पे। कहाँ मिलता है? डीएनए। तो फिर एक क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? नाम सुना है गुणसूत्र का? नाम सुना है गुणसूत्र का? ठीक है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। 23 पेयर में होते हैं। 23 किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? देखो गुणसूत्रों की भी जोड़ी है। चलो आओ बात समझते हैं। इतनी बात है आपको क्लियर? इतनी बात है या नहीं है? ठीक है ना? बात सुना, वापस से रिपीट करता हूँ। कोशिका के अंदर क्या है दोस्तों? डीएनए। क्या है? डीएनए। डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। तो सर जब ये डीएनए ऐसा दिखता है तो ये गुणसूत्र क्या जुगाड़ है? जब डीएनए गुथा हुआ होता है, बहुत ज्यादा पैक होता है डीएनए, तो डीएनए पैक होने के बाद किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का। गुणसूत्र कुछ ऐसे दिखते हैं। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र मिलते हैं? 46 गुणसूत्र। उन 46 के 46 गुणसूत्र में क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। ये डीएनए है। 46 के 46 गुणसूत्र में क्या है? डीएनए। और डीएनए के टुकड़े को आप क्या बोल सकते हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर क्या एक डीएनए के अंदर एक ही जीन मिलता है? नहीं, एक डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन मिलते हैं। सर जीन क्या करता है? जीन कोई विशेष लक्षण को प्रकट करता है आगे जाके। आई बात समझ में? जैसे उदाहरण की बात करता हूं मैं, अगर ये जीन आपका डिस्टर्ब हो जाए कैसे न कैसे करके, है ना, मान लो लंबाई वाला जीन आपका डिस्टर्ब हो गया किसी बच्चे का, तो उस बच्चे की हाइट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे आपने कभी नाम सुना है इसका, डायबिटीज का नाम सुना है, शुगर? नाम सुना है शुगर? किस किस हार्मोन की कमी से होता है ये? इंसुलिन। कौन से हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। अच्छा कभी आपने देखा भी हो कोई ज्यादा सीरियस पेशेंट है डायबिटीज का, है ना, वो खाना खाने से पहले इंजेक्शन लेता है ना? आई बात समझ में? बहुत पतला सा इंजेक्शन होता है, उसमें उस इंजेक्शन में होता क्या है? इंसुलिन। आई बात समझ में? ये इंसुलिन बनने के लिए जितने भी सूचना होती है वो किसके पास होती है? डीएनए के पास। और वो इंसुलिन का निर्माण ही कौन करता है? जीन। अगर ये जीन डिस्टर्ब हो गया कैसे न कैसे करके, अगर ये जो इंसुलिन वाला जीन है ये डिस्टर्ब हो गया, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या नहीं बनेगा? इंसुलिन नहीं बनेगा। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो फिर क्या हो सकती है? डायबिटीज हो सकती है। आई बात में? अब सर ये डिस्टर्ब कैसे हो सकता है? बहुत सारे कारण है। इसमें से एक प्रमुख कारण है गेहूं, वीट। जानते हो वीट को? गेहूं को जानते हो? आटा जो हम खाते हैं, गेहूं सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम में इस इंसुलिन वाली जीन को डिस्टर्ब करने का। अगर इंसुलिन वाली जीन डिस्टर्ब होती है तो फिर क्या नहीं बनेगा? इंसुलिन नहीं बनेगा। सर काम क्या करता है इंसुलिन? दोस्तों ये जो इंसुलिन है आपके ग्लूकोज को स्टोर करता है। सर ग्लूकोज का मतलब जो आप खाना खाते हो ना उससे आपको क्या मिलती है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को स्टोर करना जरूरी है। अगर वो ग्लूकोज स्टोर नहीं होगा तो फिर यूरिन के साथ, मूत्र के साथ बाहर चला जाएगा बॉडी से। इसलिए आपने कभी देखा होगा शुगर वाले पेशेंट को भूख जल्दी लगती है। रीजन क्या है? ग्लूकोज स्टोर नहीं होता, है ना। उनको मूत्र भी क्या आता है? ज्यादा आता है। क्लियर इतनी बात है या नहीं है? इतनी बातें सही है क्या? चलो वापस आते हैं जीन के ऊपर। तो जीन क्या है दोस्तों? एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो किसी व्यक्तिगत, है ना, किसी व्यक्तिगत लक्षण को रिप्रेजेंट करता है। वापस सुना, डीएनए छोटा खंड है जो सजीव में व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष लक्षण का नियंत्रण करता है। वो लक्षण कोई भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप हो सकता है आपका, हाइट हो सकती है, स्किन कलर हो सकता है ना, कोई भी लक्षण, है ना। नियंत्रण किससे होगा? जीन से। जीन कहाँ मिलेगा दोस्तों? डीएनए। और डीएनए अगर बहुत ज्यादा गुथा हुआ है, पैक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। पेड़ में कितने होते हैं? 23। डीएनए का पूरा नाम? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। हिंदी इंग्लिश में सेम है इसका परिभाषा, ठीक है। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या इतनी बात सही है? कितनी बात सही है? डीएनए का पूरा नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। डीएनए दिखने में कुछ ऐसा होता है ना। इसकी सबसे पहले जो खोज है, यानी डीएनए कैसा होता है, इसकी सबसे पहले जो खोज है, डिस्कवरी है दोस्तों, वो करी थी वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। ये वाटसन नहीं है आईपीएल वाला आपका, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक।
वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले डीएनए की खोज करी थी। क्या करी थी? खोज। आई बात समझ में? खोज को हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्कवरी। क्या बोलते हैं? डिस्कवरी। एक होती है खोज, एक होता है आविष्कार। क्या फर्क है आविष्कार और खोज में? एक होती है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। क्या फर्क है? क्या फर्क है? जैसे वो पढ़ते हो ना आप, इसमें वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी थी, या भारत का आविष्कार करा था? खोज करी थी। खोज का मतलब ये है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है ना? खोज का मतलब ये है कि वो चीज उपस्थित है, एग्जिस्ट करती है, बस पता लगाना है अपने को कि वो चीज कैसी होती है, वो तो होती है खोज। आई बात समझ में? और कुछ बनाना, वो क्या होता है? आविष्कार। जैसे बल्ब का आविष्कार, एरोप्लेन का आविष्कार, है ना? है ना? ये आविष्कार होते हैं। क्या इतनी बात सही है ये? वापस से रिपीट करते हैं दोस्तों। जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित। इसको आप क्या बोलते हो? वंशागति। और वंशागति का अध्ययन किसमें करते हो आप? अनुवांशिकी के अंदर। अनुवांशिकी के जनक कौन है? वापस आते हैं एक बार। ये जो जीन है, वो बात सुनना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का स्थानांतरण है, वो किससे होता है? जीन से। जीन किसके अंदर होती है? डीएनए। तो डीएनए का छोटा टुकड़ा क्या है? जीन है। आई बात समझ में? बहुत सारे बच्चे आपने कुछ ऐसे देखे होंगे, जो डिलीवर होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद उनके किसी के एक हाथ भी नहीं होता है, किसी के पैर नहीं होते। देखा होगा आपने ऐसा कुछ प्रॉब्लम। ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है, गुणसूत्रीय विकार होते हैं ये, यानी डीएनए पूरा पूरा कॉपी ढंग से नहीं हुआ है। आई बात समझ में? है या नहीं है ना? या आपने कभी नाम सुना है कभी टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फेंटर सिंड्रोम, जिनका ऐसे मतलब कि जो गर्दन होती है वो बहुत भारी टाइप की सी होती है, थोड़े अलग टाइप के से होते हैं वो, है ना? आई बात समझ में? है ना? ये जितने विकार होते हैं कौन से विकार होते हैं? गुणसूत्रीय विकार होते हैं, है ना? बहुत रेयर चांस मिलता है ये, है ना? हजारों बच्चों में से एक दो बच्चे ऐसे होते हैं। इसके अलावा आपने इनको कभी देखा होगा, ट्रांसजेंडर को देखा होगा, ट्रेन वगैरह में कहीं भी देखा होगा नॉर्मली, है या नहीं है ना? ठीक है। तो इनकी हम बात करें तो इनके अंदर भी क्या होते हैं? गुणसूत्रीय विकार होते हैं। जो जीन है वो सही ट्रांसफर नहीं होती है, इसलिए ना तो ये मेल बनते और ना ये फीमेल बन पाते हैं। आई बात समझ में? प्रॉब्लम है इनके मानसिक, मतलब थोड़ी दिमागी भी संतुलन खराब होता है इनका थोड़ा थोड़ा, है या नहीं है ना? अलग टाइप का व्यवहार करते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ये गलती इनकी नहीं है, गलती किसकी है? ये क्रोमोसोम के गुणसूत्र की है। क्या इतनी बात सही है ना? है या नहीं है? कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे, वो एलजीबीटी वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा आपने, लेस्बियन, गे, है ना? वो जानबूझ के करते हैं बदतमीज, है या नहीं है? ठीक है। आई बात समझ में? है ना? ऐसा कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, है ना? क्लियर? हाँ, एलजीबीटी कॉन्सेप्ट देखा होगा। जैसे एक कोई मेल है, उस मेल का जो इंटरेस्ट है या इंटरेक्शन है वो एक फीमेल के साथ रहेगा, सिंपल सी बात है ना? लेकिन मेल का इंटरेक्शन अगर मेल से हो रहा है तो फिर ये एलजीबीटी कॉन्सेप्ट है। ये भी कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम रहती है। आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? है या नहीं है ना? ठीक है। इस क्रोमोसोम प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत सारी टेक्निक लाई गई थी, और ये टेक्निक अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान से संबंधित है। इसमें से एक टेक्निक थी एमनियोसेंटेंसिस, जिसका बहुत अब प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें आपने कभी पढ़ा होगा, ये कन्या भ्रूण हत्या, नाम सुना है कभी किसी ने? कन्या भ्रूण हत्या। इसमें क्या होता है? इसमें हम जेनेटिक्स की टर्म्स का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें होता क्या था? स्टार्टिंग में होता था कि जो बच्चा होता है गर्भ के अंदर, उस बच्चे के बाहर एक कवरिंग होती है, सुन लेना बस, याद मत करना, है ना? उस कवरिंग का नाम होता है एमनियोटिक कवर। क्या नाम होता है? एमनियोटिक कवर। उस एमनियोटिक कवर के अंदर द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? द्रव। उस द्रव का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम होता है? एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव। वे द्रव भरा क्यों होता है? ताकि जो बच्चा होता है ना, बच्चा वो तैरता रहे, जिससे जो मदर है उसको वेट फील ना हो। क्या फील ना हो? भार फील ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया आपको इतना बात? भार फील ना हो। अब उस द्रव के अंदर क्या होती है? उस बच्चे की कोशिकाएं होती है। आई बात समझ में? उस द्रव के अंदर क्या होती है? बच्चे की कोशिकाएं। इंजेक्शन से अपन क्या निकाल सकते हैं? वो द्रव बाहर निकाल सकते हैं, और उस द्रव को अपन चेक कर सकते हैं कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है। प्रेजेंट टाइम में तो अपन ये चेक कर रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम में जब ये टेक्निक आई थी उस टाइम अपन ये चेक करते थे कि इस बच्चे में कोई गुणसूत्रीय विकार तो नहीं है क्या। अगर उस बच्चे में कोई गुणसूत्रीय विकार है, कोई दिक्कत आई क्रोमोसोम के अंदर, तो उस बच्चे का वहीं अपन क्या करते थे? अबॉर्शन कर देते थे, ताकि ना तो बच्चे को प्रॉब्लम हो, ना आगे जाके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो। आई बात समझ में? है ना? लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोग इसका गलत यूज कर रहे हैं। गलत यूज कैसे कर रहे हैं? वो लोग गुणसूत्रीय विकार तो चेक करते ही करते हैं, इसके साथ साथ वो ये चेक करते हैं कि ये जो शिशु है ये मेल है या
फीमेल है। सर वो कैसे करते हैं? सिंपल सी बात, आप जानते हो मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। उसमें से 44 होते हैं ऑटोसोमल, और दो कौन से वाले होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई। अगर एक्स वाई है तो कौन होगा? मेल होगा। और अगर 44 प्लस एक्स एक्स है तो कौन होगा? फीमेल। जैसे लगता है कि ये फीमेल है तो उस फीमेल का वो क्या कर देते हैं? अबॉर्शन कर देते हैं। जो प्रेजेंट टाइम में इस पे पूरा पूरा बैन कर दिया है अब, है ना, पूरी पूरी रोक लगाई गई है। अगर कोई ऐसा कोई डॉक्टर करता हुआ पाया जाता है तो उसकी पूरी पूरी जो हॉस्पिटल है वो सीज होगा, और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। सजा मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन फिर भी ये चीजें हो रही है ना। ये चीजें क्यों होती थी? उसका कारण तो क्या था कि क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है उसको, कोई बच्चे को कोई गुण से विकार ना हो, उस बच्चे को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ना हो, डाउन सिंड्रोम ना हो, है ना, सिकल सेल एनीमिया ना हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम को चेक करने के लिए प्रयोग करते थे। अब जो मैंने बताया है वो आपको सिर्फ सुनना था, याद नहीं रखना था। ठीक है, चलें आगे। आगे बात करें। जीन आया समझ में? जीन आया क्या समझ में? जीन क्या होता है? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब दोस्तों, अब तक तो मैंने थोड़ा बेस बनाया था इस टॉपिक का, ठीक है। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली बातें हैं, लेकिन ये बातें आपको तब समझ आएगी जब पीछे वाला पढ़ा होगा पार्ट। क्लियर है इतनी बात, है ना? यानी आपका वो जो टॉपिक का नाम दिया ना, आनुवांशिकता के संबंधित शब्दावली, तो ये शब्दावली यहाँ स्टार्ट होती है आपकी। आई बात समझ में? शब्दावली यहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें नंबर 1 जो मेरे पास है वो है एलील। क्या नाम है दोस्तों? पढ़ना एक बार। एलील। दिखाई दे रहा है क्या? अब दे रहा है? अब दे रहा होगा। क्या नाम लिखा है ये? एलील लिखा है। ठीक है। एलील क्या होता है? एलील को अपन बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। अब बात सुनना, ये हिंदी के अंदर भी आ सकता है और इंग्लिश के अंदर भी आ सकता है, इसलिए मैंने दो नाम लिख दिए हैं, है ना। एग्जाम में हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में। एलील, एलील क्या होता है ना, फर्स्ट ग्रेड वालों के भी तो है ये भी, ठीक है। साथ में बात सुना, एलील की बात करते हैं तो एलील क्या होता है? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, जीन को अपन देख चुके हैं, जीन क्या होता है? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील। जैसे बात करते हैं डीएनए का टुकड़ा जो क्या है? जीन। मान लो कोई जीन लंबाई को नियंत्रित कर रहा है। किसको नियंत्रित कर रहा है? लंबाई को। अब लंबाई को नियंत्रित करने वाले इसके पास दो टाइप के जीन है। एक तो जीन इसके पास कैपिटल टी जो किसको बताता है? लंबे को। है या नहीं है दोस्तों? और ये क्या बताता है? स्मॉल टी जो किसको बताता है? बोने को। यानी बात सुनना, एक जीन के पास कितने युग्म विकल्पी हैं? दो। कितने विकल्प है इसके पास? दो। अरे कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। एक लंबा, दूसरा कौन सा दोस्तों? बोना। इन दोनों को आप क्या बोलते हो? एलील। क्या बोलते हो? एलील बोलते हो। वापस से परिभाषा देख लो एक बार, किसी, बोलो, सारे पढ़ो सारे। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील। ऐसे ही बात करूं मैं पुष्प के रंग की, तो पुष्प के रंग के भी विकल्प बन सकते हैं ना, है या नहीं है? ब्लड ग्रुप की बात करूं तो क्या ब्लड ग्रुप के बन सकते हैं? चार टाइप ब्लड ग्रुप होता है, ए होता है, बी, ए बी और ओ। तो चार हो गए, सिंपल सी बात है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं? एलील या युग्म विकल्प बोल सकते हैं। मैंने उदाहरण लिया, ये आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों समयुग्मनजी की। समयुग्मनजी देखना, समयुग्मनजी को अपन बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। आई बात समझ में? याद करो, मैं एलील को, युग्म विकल्पी को अगर मैं लिखता हूं ऐसे कैपिटल टी यानी दोनों समान एक दूसरे के, तो फिर तो ये क्या है? समयुग्मनजी। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये क्या है? विषम युग्मनजी। मतलब अगर युग्मनज समान है, अगर युग्मनज समान है तो मैं क्या बोलता हूं इसको? समयुग्मनजी। और युग्मनज समान नहीं है तो क्या बोल? विषम युग्मनजी। किसी जीन के दो विपर्यासी स्वरूप क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। कैपिटल टी हो गया, ठीक है। आप कैपिटल टी कैपिटल आर लिख सकते हो, है ना। स्मॉल आर लिख सकते हो, स्मॉल टी लिख सकते हो। होने क्या चाहिए? समान। क्या होने चाहिए? समान। क्या बोलते हैं इसको? समयुग्मनजी। क्या बोलते हैं? समयुग्मनजी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विषम युग्मनजी की बात मैंने बता दी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कुछ भी, है ना। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? समान नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग। इतनी बात सही है, बहुत ही कॉमन सी बात थी, बहुत ही बेसिक सी बात थी। इसको कोई रटना वटना नहीं है, याद नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना बस, सिंपल सा इसका ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। तो अपने ये दूसरा हो गया, ठीक है।
ये तीसरा हो गया। फोर्थ की बात करता हूँ, ये 10th के एनसीईआरटी से लिया गया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो पता ही है आपको, ये बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है क्या ये, या नहीं है? नहीं है। याद करो, जब हम संकरण करते थे, संकरण क्या होता है? एक ही प्रजाति के अलग अलग दो जनकों को आपस में मिलाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? संकरण। इसको बोलते हो हाइब्रिड। क्या बोलते हो? हाइब्रिड। मैंने उदाहरण दिया सहीवाल गाय का, याद करो। इसमें कौन सी गाय ली थी हमने? जंगली गाय और घरेलू गाय। घरेलू गाय की खास बात क्या थी? दूध उत्पादन क्या था? ज्यादा था। और जंगली गाय की खास बात क्या थी? इम्यूनिटी क्या थी? बहुत अच्छी थी। जैसे ही हमने गाय बनाई तो उस गाय के अंदर दूध उत्पादन भी अच्छा था और इम्यूनिटी भी क्या थी? अच्छी थी। इसका मतलब उस गाय को मैंने नाम दिया सहीवाल गाय। पंजाब की एक किस्म है, गाय की एक प्रजाति है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? इसका मतलब बात सुना दोस्तों, जब अपन संकरण करते हैं तो संकरण के अंदर है ना, एक लक्षण ऐसा होता है जो संतति के अंदर अपना प्रभाव दर्शाता है, और दूसरा लक्षण क्या दर्शाता है? अप्रभाव। इसका मतलब वो लक्षण जो प्रभाव दर्शाता है तो वो तो कौन सा हो गया? प्रभावी लक्षण। और जो प्रभाव नहीं दर्शाता वो कौन सा हो गया? उदाहरण की बात करता हूँ, देखना जरा। फादर एंड मदर। फादर का दोस्तों जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। कैसा है? ए बी। और मदर का ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है। दोनों के बीच में क्रॉस होने से जो F1 जनरेशन आती है, उस F1 जनरेशन के अंदर जो मेरे को ब्लड ग्रुप मिलता है वो ए बी मिलता है। कौन सा मिलता है? ए बी। इसका मतलब प्रभावी लक्षण कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप। और अप्रभावी कौन सा है? आई बात समझ में? सिंपल सी बात, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, परिभाषा पढ़ लो इसकी। जो लक्षण F1 में समय को प्रकट करता है वो कौन सा लक्षण है? प्रभावी। और जो समय को प्रकट नहीं करता वो कौन सा लक्षण है? अप्रभावी। याद करो, मेंडल ने मटर के अंदर कितने विपर्य लक्षण लिए थे? 7। 7 में से ये वाले थे प्रभावी और ये वाले। क्लियर इतनी बात? चलें आगे? चले ना? ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लो। अप्रभावी इसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में समय को प्रकट नहीं करता है, कौन सा लक्षण होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात सुनना। लक्षण प्रारूप क्या लिखा हुआ है? लक्षण प्रारूप क्या होता है? ये लक्षण प्रारूप देखना, देखना एक बार। दिख रहा है क्या? ठीक है। बात सुनना। किसी भी सजीव की बाहर से आपको उसकी आकारिकी, उसकी अपीयरेंस, है ना, उसकी मतलब प्रेजेंटेशन आपको कैसी दिख रही है, वो क्या होती है? लक्षण प्रारूप। जैसे मैं बात करूं आपको, मैं गुलाब के पौधे के सामने खड़ा दूं तो क्या देख के बताओगे आप? फिर इसका फूल कैसा है? गुलाबी है, कांटे लगे हुए हैं, पादप छोटा है, पादप फैला हुआ है, सर इसकी जड़ ऐसी है, इसकी फली ऐसी है, इसका तना ऐसा है। जितने भी लक्षण आप बाहर से देख के बता सकते हो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? लक्षण प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप बोलते हैं। आई बात में? अब किसी इंसान को आप क्या बता सकते हो? उसके हेयर कलर कैसा है, उसका स्किन कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, आईज कलर क्या है उसका। सिंपल सी बात है। अब इंसान अंदर से कैसा, ये बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? अगर ये हम ये बताते होते तो अब तक मार भी नहीं खाते। है या नहीं है? ठीक है या नहीं? ठीक है। आओ बात करते हैं। ठीक है, तो बात सुनना। लक्षण प्रारूप की बात करते हैं तो बाहर से देखकर उसकी अपीयरेंस को मेजर करना, ये क्या होता है? लक्षण प्रारूप। देखना, किसी सजीव, बेटा ये बात सजीव के लिए, जानते हो सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं? जानते हो सजीव निर्जीव क्या होते हैं? निर्जीव के लिए बात नहीं है, किसके लिए? सजीव के लिए। तो इस सजीव की बाह्य आकारी की, जैसे पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, बीज का आकार, ये सब के सब क्या होते हैं? लक्षण प्रारूप। क्या होते हैं? लक्षण। अब आप जीव के अंदर घुस जाओ, उसका डीएनए बाहर निकाल लो। निकाल लिया डीएनए बाहर, उस डीएनए के अंदर क्या जुगाड़ पड़ा हुआ है, यानी उसके मन में क्या चल रहा है? आई बात समझ में? है ना? वो बात हम जान नहीं सकते हैं। वो बात तो या तो एक्सपीरियंस करते हो तब पता चलती है आपको। है या नहीं है? व्यवहार थोड़ी पता है। अब सामने वाले को अपन उधार दे रहे हैं, व्यवहार थोड़ी पता है उसका, या आपको पता हुआ व्यवहार पहले से उसका, फिर आप उधार देते होगे। है या नहीं है? क्लियर है इतनी बात? है या नहीं? तो बात सुनना दोस्तों, है ना।
बात सुना एक बार, किसी सजीव का आंतरिक अनुवांशिक संगठन, आंतरिक अनुवांशिक संगठन क्या कहलाता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट जीन प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन प्रारूप। याद करो, हम लोग कैपिटल टी क्रॉस कर रहे थे स्मॉल टी से, तो मेरे को F1 पीडी में क्या मिल रहा था? कैपिटल टी। एक बात बताओ, ये पादप कैसा है? लंबा। पादप कैसा है? लंबा। और ये भी कैसा है? अब मेरी बात सुनो, आपको बाहर से देखने पर तो दोनों लंबे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में शुद्ध लंबा कौन सा है? ऊपर वाला है ना, है या नहीं है? इसका मतलब आप लक्षण प्रारूप तो बाहर से देख के बता सकते हो, लेकिन जीन प्रारूप आप बाहर से देख के नहीं बता सकते हो। बात सुनना दोस्तों, दोनों पादप को जब आप उगाओगे दोनों लंबे मिलेंगे आपको, लेकिन प्योर लंबा कौन सा वाला होएगा? ऊपर वाला। है या नहीं है? क्लियर इतनी बात? चले आगे। तो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप समझ आया आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, संकरण। ये संकरण हालांकि बहुत बार बता चुका हूं मैं, संकरण क्या होता है देखना। संकरण का उदाहरण मैंने बताया था अभी आपको, सही वाल गाय वाला बताया था। ठीक है, देखना एक बार। दो भिन्न भिन्न स्थानों के जनकों के मध्य निषेचन से संतति उत्पन्न कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण। क्या कहलाती है? संकरण। मैंने वर्ड यूज किया भिन्न भिन्न स्थान। क्या वर्ड यूज किया मैंने? भिन्न भिन्न स्थान। अगर स्थान अलग अलग होंगे ना, तभी संकरण अच्छा होएगा, तभी जो अपने को जो संतति मिल रही है वो अच्छी मिलेगी। आई बात समझ में? है या नहीं है? है ना? अब सिंपल सी बात है, कई जो लड़के हैं उनकी शादी यहीं होती है राजस्थान के अंदर ही, इवन लोकल के अंदर ही, है ना, हनुमानगढ़ नगर के अंदर। और कई ऐसे हैं बेचारे, है ना, जिनकी शादी वहाँ होती है थोड़ी सी, है ना, साइड में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, है ना, बिहार। दोनों की अगली पीढ़ी की बात करें तो अच्छी पीढ़ी किसकी होगी? बिहार वालों की। सिंपल सी बात, क्योंकि वो डीएनए अलग है पूरा पूरा, वो डीएनए पूरा अलग है, ये डीएनए पूरा अलग है। दोनों डीएनए जब मिक्स होंगे तो जो बनेगा ना दोस्तों, वो भयंकर, है ना, आई बात समझ में? अच्छा ही बनेगा। इससे क्या सीख मिलती है आपको? है ना? तो अगर कोई भाई ऐसा है ना, अगर कोई भाई ऐसा है गांव में आपके आसपास, तो उसको ये थोड़ी जेनेटिक पढ़ाना, है ना, कि भाई साहब फायदा ये नुकसान तो नहीं है कोई, है या नहीं है? है ना? आई बात समझ में? इससे जो पीढ़ी आती है वो, उस पीढ़ी को अपन बोलते हैं संकर ओज पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी बोलते हैं? संकर ओज। ओज का मतलब होता है जिसकी पोटेंशियल लेवल बहुत हाई होता है, मतलब जो पीढ़ी आती है बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, बहुत सेंसिटिव, बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पीढ़ी आती है। आई बात समझ में? है या नहीं है? क्लियर इतनी बात? है ना? सही है, समझ पाए आप बात को? ठीक है ना? हाँ, इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि कोई इंडियन लड़का है, उसकी शादी हो रही है कनाडा के अंदर, है ना, तो कनाडा वाला डीएनए और इंडिया वाला डीएनए मिक्स हो रहा है, उस डीएनए में ऐसे लक्षण सेलेक्ट होंगे जो अच्छे हैं। आई बात समझ में? है ना? लैंगिक जन की खास बात दोस्तों यही होती है कि जब निषेचन होता है, निषेचन के अंदर वो सिलेक्शन, वो लक्षण ही मतलब कि सेलेक्ट होते हैं जो अच्छे लक्षण होते हैं। क्लियर इतनी बात? है या नहीं है? इसलिए आपको मैंने बताया भी था, है ना, जनरली स्पेशली हिंदू रिलीज के अंदर सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं, है ना। इवन आपने भी देखा होगा, वो मम्मी वाली गोत्र भी डालते हैं, दादी वाली गोत्र भी डालते हैं, पापा के ननिहाल वाली गोत्र भी डालते हैं। रीजन क्या है इसका? साइंटिफिक रीजन इसका यही है कि वो एक राउंड बना देते हैं कि यहाँ से कोई जीन वापस ना आ जाए, दूसरे वाली कोई जीन। आई बात समझ में? है ना? और ऐसी कुछ रिलीजियस जिनके अंदर ऐसी शादियां होती है ना, क्लोज रिलेटिव के साथ शादियां होती है, उनके अंदर सबसे ज्यादा गुणसूत्रीय विकार देखे जाते हैं। आई बात समझ में? है ना? एक डेटा है, आंकड़ा है, एक सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर उसी रिलीजियस के अंदर है जिसके अंदर ऐसी शादियां होती है या नहीं है? आई बात समझ में? है ना? इसलिए क्लोज रिलेटिव से संकरण अपन नहीं करा सकते, इसलिए क्या बोल रहा है ये, भिन्न भिन्न स्थानों, स्थान क्या होना चाहिए? अलग अलग, राजस्थान बिहार ऐसा स्थान होना चाहिए, राजस्थान झारखंड, राजस्थान पश्चिम बंगाल, राजस्थान यूपी, है या नहीं है? ठीक है। स्थानों के जनकों के मध्य निषेचन से संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण। क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। ठीक है। संकरण से उत्पन्न उत्पन्न संतति को अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। आपके सामने है बीटी कॉटन, हाइब्रिड है ना? अरे बीटी कॉटन हाइब्रिड है, कितनी अच्छी क्वालिटी है नॉर्मल कॉटन से, है ना, कीड़े नहीं लगते हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, ज्यादा तापमान सहन कर सकता है, कम पानी सहन करता है। क्यों मान साहब? बिल्कुल, है या नहीं है? ठीक है ना? तो हाइब्रिड अपन बनाते हैं तो हाइब्रिड अच्छे के लिए बनाते हैं, और हाइब्रिड अच्छा तभी बनेगा जब स्थान क्या हो? भिन्न भिन्न हो, है ना। ठीक है। अब ये बात तो आपको याद रहेगी रहेगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है,
चलो एक हाइब्रिडाइजेशन अपन देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कैसे होता है ना। ये देख लो, आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूँ मैं, दिख पा रहा है क्या? चार्ट ज़्यादा ग्रीन हो गया, ये दिख रहा है क्या? ये लो रिफ्रेश, दिख रहा है? नहीं दिखा? दिख रहा थोड़ा थोड़ा? ये क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा? रिफ्रेश नहीं हुआ ये? अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है ये? पेरेंटल जनरेशन। दिख रहा है इधर? दिख रहा है? थोड़ा जूम करूँ? जूम करते पिक्सल फट जाएगा इस। अब दिख रहा है क्या? अरे जूम करते पिक्सल फट जाएगा। अब दिख रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है वो? पेरेंटल। अच्छा ये बताओ क्या लिखा हुआ है फिर? F1 जनरेशन। ठीक है, ओके ओके, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। चलो बात सुनो दोस्तों, ये जो पीढ़ी है सामने वाली, ये पीढ़ी कौन सी है? जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी मतलब पेरेंटल जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, बोना और लंबा। ठीक है। जब दोस्तों इसका संकरण कराते हैं तो मेरे पास गैमेट मिलता है कैपिटल टी, मतलब युग्मक मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे निषेचन होकर क्या बनता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। आई बात समझ में? अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी बिल्कुल इसके जैसा ही होगा देखने में, लेकिन प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? आगे की बात आप ना ही करो तो ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये पूरा पूरा संकरण की प्रक्रिया है या नहीं है? ठीक है। अब F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है दोस्तों, ये F1 पीढ़ी है, ये वाली पीढ़ी F1 पीढ़ी थी, है ना। F1 पीढ़ी का अपन वापस संकरण कराते हैं, यानी वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में संकरण करा देते हैं, और संकरण कराने से मेरे को जो पीढ़ी मिलती है उस पीढ़ी को मैं क्या बोलता हूँ? F2 पीढ़ी। क्या बोलता हूँ? F2। आगे वाली पीढ़ी कौन सी होगी? F3 होगी। लेकिन आपको F1 तक ही रहना है ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर इतनी बात? डन? ओके ओके, चलें आगे, चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात। नेक्स्ट, बेक क्रॉस। क्या लिखा है दोस्तों ये? बेक क्रॉस। बेक क्रॉस का मतलब होता है पश्च संकरण। क्या मतलब होता है? पश्च संकरण। या इसको आप क्या बोलते हो? संकर पूर्वज संकरण। क्या बोलते हो इसको? संकर पूर्वज। दोस्तों याद करो, आपने अभी देखा था जब मैं कैपिटल टी का क्रॉस करता हूँ स्मॉल टी से, तो मेरे को मिलता है कैपिटल टी, यहाँ से मेरे को मिलता है स्मॉल टी, इन दोनों का जब मैं आपस में फिर संकरण करता हूँ मेरे को मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं? पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलते हैं? पेरेंटल जनरेशन। क्लियर इतनी बात? अब मैं क्या करूंगा बैक क्रॉस के अंदर? बैक क्रॉस में मैं क्या करूंगा, ये जो F1 पीढ़ी मेरे को मिली है, इस F1 पीढ़ी का संकरण वापस किससे कराऊंगा? या तो कैपिटल टी से या स्मॉल टी से। इसको आप क्या बोलते हो? बैक क्रॉस। क्या बोलते हो? बैक क्रॉस। यानी सिंपल सी बात है, F1 पीढ़ी का संकरण, F1 पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी से कराने की प्रक्रिया को आप क्या बोल सकते हो? बैक क्रॉस। क्या बोल सकते हो? बैक क्रॉस। अब ये जो बैक क्रॉस है ये दो टाइप का होता है, बस लास्ट टॉपिक है ये। बैक क्रॉस दो टाइप का होता है, एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। नाम बोलना एक बार। बैक क्रॉस कितने टाइप का है? दो टाइप का, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस के अंदर अपन जो संकरण वो कराते हैं प्रभावी से। किसे कराते हैं? प्रभावी से। और टेस्ट क्रॉस के अंदर अपन संकरण किसे कराते हैं? अप्रभावी से। किसे कराते हैं? अप्रभावी से। आई बात समझ में? बताओ प्रभावी कौन सा है? कैपिटल टी वाला है, तो इसका मतलब मैं कैपिटल टी का संकलन किससे करा दूं? कैपिटल टी स्मॉल टी से। यहाँ किसका संकलन कराऊं मैं? कैपिटल टी स्मॉल टी का संकलन स्मॉल टी से करा दूं। आई बात समझ में आपको इतनी? इसको क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में अपन क्या लेते हैं? अप्रभावी। और आउट क्रॉस में अपन क्या लेते हैं? प्रभावी। अगर आपको इतनी बातें समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे लेवल की बातें थी, है ना। ये 12th में आता है आउट क्रॉस बैक क्रॉस, 10th तक भी नहीं है, ये 12th का पार्ट है ये। क्लियर है इतनी बात? है या नहीं है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में एक इसी सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें जीके, क्योंकि जीके काम आने वाला है आपके, तो साइंस तो काम आने वाली है नहीं, है या नहीं है? ठीक है, साइंस तुम पढ़ते नहीं हो,
क्लियर है इतनी बात? जय हिंद, जय भारत।